हेलो फ्रेंड्स, मैं मिंटू मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल खेलो साइंस में। आइए आज के सेशन में बात करने वाले हैं ये जो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 23/9/2018 शिफ्ट 2, यानी इसमें 23/9/2018 शिफ्ट 2 के पूछे गए केवल साइंस के प्रश्नों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, डैश को विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को समांतर जोड़ा जाता है और बाकी सब जो ऑप्शन है उसको सीरीज में जोड़ा जाता है। तो आइए जानते हैं वोल्ट मीटर करता क्या है। तो वोल्ट मीटर जो है दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा, अनंत होना चाहिए। यानी कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा 0। यहाँ से कन्फ्यूजन वाली बात नहीं रहनी चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर यहाँ से अगर पूछता है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होगा तो आपका 0 होगा, और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है तो अनंत होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये से क्रिएट होता है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ध्वनि तरंगे। आइए जानते हैं कि यांत्रिक तरंगे क्या होती है। तो यांत्रिक तरंगे वह तरंगे होती है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में संचरण कर सकती है। और यांत्रिक तरंग जो है दो प्रकार के होते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंग। यानी कि दोनों प्रकार के हुए यांत्रिक तरंग, एक अनुप्रस्थ और दूसरा अनुदैर्ध्य। तो आइए जानते हैं कि ये कौन अनुप्रस्थ तरंग है और कौन अनुदैर्ध्य तरंग है। जो आपका ये प्रकाश होता है, तो प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ध्वनि कौन सी तरंग है, तो ध्वनि कौन सी तरंग होगा, अनुदैर्ध्य तरंग होगा। फ्रेंड्स यहाँ से और भी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे कि वायु में उत्पन्न तरंग कौन से तरंग का उदाहरण है। तो वायु में उत्पन्न तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। भूकंप तरंग कौन सा तरंग का उदाहरण है, तो भी आपका अनुदैर्ध्य तरंग का ही उदाहरण है। और स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग कौन से तरंग का उदाहरण है, तो भी आपका अनुदैर्ध्य तरंग का ही उदाहरण है। इस प्रकार से आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पूछ लिया जाता है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर है CE58, यानी सीजियम-58 तत्वों के डैश ब्लॉक का सदस्य है। तो आपका सही आंसर होगा F ब्लॉक, यानी A ब्लॉक का सदस्य है। आइए जानते हैं कि ये जो SBDF होता है जो उपकक्षा, इसमें जानते हैं कि अधिकतम कितने से कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी इस ब्लॉक में कितने एलिमेंट रह सकते हैं, अधिक से अधिक 2। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। P ब्लॉक में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और D ब्लॉक में अधिक से अधिक 10, और A ब्लॉक में अधिक से अधिक 14, यानी अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए अगला देखते हैं चौथा नंबर है, निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि न्यूटन बल की इकाई है। ये पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल ये जो है आपका दाब का इकाई है। जूल किसकी इकाई है, तो जूल जो है ऊर्जा कार्य उष्मा का ऐसा इकाई क्या है, जूल। और वाट किसकी इकाई है, तो वाट जो है शक्ति का एसआई इकाई है। और आपको तो बता ही दिए बल का एसआई इकाई क्या है, न्यूटन है। आपसे फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो यहाँ से देख सकते हैं, यानी कि बल बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी कि मास का क्या होता है, मास का केजी होता है, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस प्रकार से अगर पूछता है कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन 1 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स पाँचवा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम की तरह नरम होती है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपका सही आंसर होगा सोडियम, यानी कि Na। सोडियम को आसानी से मोम की तरह मुलायम होती है और आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आइए जानते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम का संकेत तो Na होता है, और ये Na जो है ये लैटिन नाम से लिया गया है। तो लैटिन नाम कौन से लिया गया है, तो लैटिन नाम नाट्रियम से लिया गया है। और ये जो है
सोडियम चांदी के समान सफ़ेद धातु होती है और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो परमाणु संख्या सोडियम की 11 होती है और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? तो वैलेंसी इसकी 1 होती है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु में जमीन के सापेक्ष 2 जूल की स्थितिज ऊर्जा है जब यह डैश ऊंचाई पर होगी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मान दिया गया है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का मान दिया हुआ है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, और इसका मान कितना दिया हुआ है? स्थितिज ऊर्जा का मान 2 जूल दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो mgh इक्वल्स टू 2 जूल दिया हुआ है। तो आइए देखिए यहाँ m क्या है? m क्या द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान तो ऑलरेडी दिया हुआ है 1 kg। यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण g होता है, तो g का वैल्यू कितना होता है? लगभग 10 होता है। इंटू यहाँ h इक्वल्स टू क्या हुआ? 2 हुआ। तो यहाँ देखिए 1 इंटू 10 इंटू एच इक्वल्स टू 2 हुआ। तो यहाँ से एच का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? तो एच इक्वल्स टू हो जाएगा, एच आपका इक्वल्स टू हो जाएगा क्या? 2 और बाई 10 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10, यानी कि 1/5। 1/5 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 0.2, यानी कि इसका सही आंसर क्या हुआ? 0.2, यानी कि ऑप्शन ए। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन ए सही हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? तो आइए देखते हैं कि हाइड्रोजन के साथ क्या होता है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CuO को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है, यानी कि H2 के साथ गर्म किया जाता है। तो जब इसको H2 के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बोलता है? तांबा धातु यानी कि Cu बनता है और प्लस जल का निर्माण होता है, यानी कि H2O बनता है। तो इसमें से क्या पूछा जा रहा है? इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? यानी कि यहाँ तो H2 है, तो यहाँ तो H2 है और यहाँ क्या बन रहा है? H2O बन रहा है, यानी इसमें ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या है? मिल रहा है अभिक्रिया में। इस प्रकार से कौन सा अभिक्रिया हुआ? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको ये इक्वेशन दे करके कि इस क्रिया में ये जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या होता है? तो इसमें तो ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन यहाँ पर निकल जा रहा है, तो क्या होगा? आपका विघटन होगा। वैसी स्थिति में आपका आंसर क्या होगा? विघटन। सो फ्रेंड्स देखते हैं अगला है एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ये एल्काइन का सामान्य सूत्र यानी ऑप्शन सी CnH2n-2 होता है। ये एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो आइए देखते हैं ये CnH2n, ये जो CnH2n जो है ये किसका सूत्र होता है? तो एल्कीन का होता है। ये आपका एल्कीन का होता है, एल्कीन का होता है CnH2n। और ये जो है CnH2n-2 तो ये एल्काइन का होता है। तो एल्काइन को एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं। और CnH2n+2 ये किसका होता है? तो ये जो है आपका एल्केन का होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। और CnH2n+1 किसका सूत्र होता है? तो CnH2n+1 जो है एल्कील का सामान्य सूत्र होता है, एल्कील का सामान्य सूत्र होता है। इस प्रकार से यहाँ से सब बारी बारी से हमने देख लिया। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला जो है एक लेंस की पावर -2.5 डायोप्टर है। लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई क्रमशः होगी। तो यहाँ देखिए पावर क्या है? तो पावर नेगेटिव है। तो अवतल लेंस का जो पावर होता है वो नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार से लेंस का प्रकार तो अवतल हो गया, तो अवतल ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन डी में भी है। और बाकी देखते हैं उसकी फोकल लंबाई को, यानी फोकस लंबाई को देखते हैं। तो फोकस लंबाई पर इक्वल्स टू क्या होता है? तो एफ इक्वल्स टू क्या होगा? पी इक्वल्स टू क्या होता है? 1/f होता है, यानी कि लेंस की क्षमता इक्वल्स टू 1/, फोकस दूरी। तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तो एफ इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1/p, यानी कि 1/p। तो आइए देखते हैं, ये 1 हुआ और बाई p का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -2.5, यानी कि यहाँ -2.5। ये डेसिमल हटेगा तो 10/25 हो जाएगा। ये 10 ऊपर चल जाएगा, कैंसिल करेंगे 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, यानी कि 2/5। तो 2/5 हुआ, माइनस में हुआ, ये माइनस में हो रहा है। तो 2 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2 में 5 से डिवाइड करेंगे तो -0.40 होगा।
तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? एक तो हुआ था इसमें से आपको दोनों अवतल, और ये -0.40 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इस प्रकार से, और देखिए यहाँ पे अवतल लेंस की क्षमता जो होती है निगेटिव होती है और उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। डैश समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि थैलोफाइटा। थैलोफाइटा को क्या बोला जाता है? तो आमतौर पर शैवाल बोला जाता है। यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि थैलोफाइटा वनस्पति जगत का कौन सा समूह होता है? तो थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है, सबसे बड़ा समूह होता है। इस समूह के पौधे तना एवं पत्ती आदि में विभक्त नहीं होता है। इस समूह के जितने भी सारे पौधे होते हैं जो तना एवं पत्ती के रूप में विभक्त नहीं होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि शैवाल के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर होगा फाइकोलॉजी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन कौन जो होता है किस किस शैवाल से आयोडीन बनते हैं? तो आपका आंसर होगा लेमिनेरिया, फ्यूकस, इक्लोनिया। यानी इस प्रकार के जो शैवाल हैं उससे आयोडीन बनते हैं। से फ्रेंड्स आइए देखते हैं अगला। जब वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? आइए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। ये आपका ओरिजिनल हो गया। और ये देखिए इसमें उसके बाद परिवर्तन क्या होता है? वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है यानी कि 1/2, तो द्रव्यमान तो उतना ही होगा m, और m यानी कि मास जो है उतना ही होगा। v² यानी वेग, यहाँ v² है यानी वेग है, तो दोगुनी हो जा रही है। तो दोगुनी होगा तो यानी कि v के जगह पर क्या होगा? 2v का स्क्वायर होगा, 2v का स्क्वायर होगा। एक बाई क्या हो जाएगा? 1/2। मूल आपका तो 1/2 m × v² है। तो 1/2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो 2v² ये कैंसिल होगा तो कितना होगा? 2v² जो है तो वो 4 टाइम्स हो जाएगा, v² कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से 4 टाइम्स होगा यानी कि 4 गुना, यानी ऑप्शन सी हुआ। सो फ्रेंड्स देखते हैं अगला है ऊर्ध्वपातन क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो ऊर्ध्वपातन क्या है? इसका सही आंसर होगा यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। यानी ऊर्ध्वपातन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि किसी वस्तु को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले ही सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है, और ठंडा करने पर वाष्प की अवस्था से सीधे बिना द्रव की अवस्था में आए ही ठोस की अवस्था में आ जाता है। यहाँ फ्रेंड्स एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा जो पदार्थ है वो ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ होता है। अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl, ये भी ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है। कपूर भी ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है। और नेफ्थलीन भी ऊर्ध्वपातित पदार्थ होता है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। सो फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला है 13वां नंबर। समय के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण किससे किया जाता है? यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी के द्वारा। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स ये IH = है I²RT। इसे जूल का नियम के नाम से भी जानते हैं। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है जूल के नियम किसे कहा जाता है? तो H = I²RT ही होगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा आलू है, प्याज है, गन्ना है, अदरक है, यानी इसका सही आंसर रहेगा अदरक, यानी ऑप्शन डी। अगर यहाँ राइजोम का उदाहरण अगर हल्दी भी दिया रहेगा तो भी वो आपका राइजोम हो जाएगा। ये जो आलू है, आलू क्या होता है आपका? तो आलू ट्यूबर होता है यानी कंद होता है। प्याज क्या होता है? तो ये भी तना होता है। ये गन्ना क्या होता है? ये भी तना होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट है आपका 20 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकेंड के समान वेग के साथ गतिमान है। वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², यानी कि 1/2 और m यानी कि द्रव्यमान मास, तो मास 20 हुआ और v² यानी कि वेग कितना है? वेग 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 25 होगा। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 10 और 25 10 जा 250 जूल हुआ, यानी कि 250 जूल, यानी ऑप्शन बी सही हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा
इसका सही आंसर होगा क्लोरीन अणु, यानी कि ऑप्शन ए। आइए देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स कैसे क्रिएट होता है, कैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो क्लोरीन की होती है। और ऐसे भी एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, तो आपका क्या आंसर क्या होगा, फ्लोरीन। तो यहाँ फ्रेंड्स डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता तो क्लोरीन की होती है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार से अगर एक ही टाइप का दो कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है तो हम एक साथ इंक्लूड कर देते हैं। आइए देखते हैं अगला निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं होती, यानी जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो आइए देखते हैं सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व जो है, तो सापेक्ष घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, सापेक्ष घनत्व का फॉर्मूला होता है वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो दोनों घनत्व कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कोई मात्रा नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो गया। घनत्व का फॉर्मूला जानते हैं केवल, तो घनत्व इक्वल्स टू होता है, घनत्व इक्वल्स टू होता है द्रव्यमान बटा, घनत्व इक्वल्स टू होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये हुआ आपका घनत्व का फॉर्मूला। तो इसका सही मात्रा क्या हो जाएगा, तो केजी इंटू केजी पर मीटर क्यूब हो गया इसका मात्रक। और दाब का मात्रक जानते हैं, तो दाब का तो मात्रक आपको पता ही है, इसका मात्रक का सही मात्रक क्या होता है, तो इसका सही मात्रक पास्कल होता है। संवेग का क्या होता है, तो संवेग का होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है आपका किसने अपने आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए बहुत स्थान मेंडलीफ ने छोड़े थे, बहुत स्थान रिक्त था। आइए जानते हैं मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बारे में। तो मेंडलीफ के समय कुल तत्वों की संख्या कितनी थी, तो कुल तत्वों की संख्या 63 थी। और मेंडलीफ के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान क्या था, तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादपूर्ण था, यानी कि उसमें बहुत विवाद था। मेंडलीफ ने क्या किया था कि समस्थानिक के लिए अपने आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिए थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसका गैल्वेनाइजेशन यानी कि गैल्वेनीकरण किया जाता है ताकि जंग लगने से बचा जा सके। आइए जानते हैं कि लोहा पर जंग कैसे लगता है। तो लोहा पर जो आयरन ऑक्साइड की जो परत चढ़ जाती है उसी को ही हम लोग जंग बोलते हैं। आयरन ऑक्साइड की जो परत चढ़ती है उसी को जंग बोलते हैं। और जंग लगने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, दो चीज़ आवश्यक है, एक ऑक्सीजन और दूसरा जल, यानी कि इन दोनों की उपस्थिति में ही जंग लग सकता है। वरना अगर केवल ऑक्सीजन रहेगा तो जंग नहीं लगेगा और केवल जल रहेगा तब भी जंग नहीं लगेगा, यानी दोनों की उपस्थिति में ही जंग लग सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, धातु के तार का प्रतिरोध होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा, इसकी लंबाई के समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यानी ऑप्शन सी होगा। तो धातु के तार का प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करता है, जिसमें कि पहला हो गया इसकी लंबाई के समानुपाती, और यानी जो तार की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा देखते हैं, तो दूसरा होगा यदि लंबाई अगर बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है और लंबाई घटती है तो प्रतिरोध का मान भी घटता है। तीसरा देखते हैं, तीसरा होगा पदार्थ का प्रतिरोध उसकी किस पर निर्भर करता है, तो पदार्थ का प्रतिरोध उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, 3 हुआ। और चौथा देखते हैं, तो चौथा कौन सा होगा, तो मोटाई बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध घटता है, अगर मोटाई बढ़ेगा तो चालक का प्रतिरोध घटता है। इस प्रकार से तार के प्रतिरोध का 4 गुण हुआ। आइए देखते हैं नेक्स्ट, यानी 21 नंबर, निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी सेल भरा हुआ है। तो किसका बाहरी सेल भरा हुआ रहेगा, तो जो भी जितने सारे अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, उत्कृष्ट गैस है, उसी का ये जो बाहरी सेल है भरा हुआ रहेगा। क्योंकि जितने सारे, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मैग्नीशियम एक ऑप्शन इसमें आ जा रहा है तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। लिथियम आ जा रहा है ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। हीलियम तो है अक्रिय,
नियॉन भी है लेकिन एक नहीं है तो भी नहीं होगा। यहाँ देखिए हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, तीनों क्या है अक्रिय गैस है। तो इसका बाहरी सेल तो भरा हुआ होगा ही, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, ये भी अक्रिय गैस है। नियॉन का 10 होता है यानी कि 2 8 हुआ। आर्गन का कितना होता है 18 हुआ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कितना होगा 2 8 और 8 हुआ। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी हुआ। आइए देखते हैं कि उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस कौन कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं उत्कृष्ट नोबल गैस टोटली 7 होते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं बारी बारी से सबके बारे में। पहला जो है हीलियम, हीलियम का संकेत He होता है और इसका जो परमाणु संख्या होता है वो आपका 2 होता है। उसके बाद है नियॉन, नियॉन या नियॉन जो है Ne, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इसकी परमाणु संख्या 10 होती है। उसके बाद है ऑर्गन, ऑर्गन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो ऑर्गन की 18 होती है। ऑर्गन के बाद क्या है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो क्रिप्टॉन की 36 होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्टॉन के बाद है आपका जेनॉन, तो जेनॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो जेनॉन की 54 होती है। जेनॉन के बाद है रेडॉन, रेडॉन की परमाणु संख्या कितनी होती है 86 होती है। रेडॉन के बाद है ओगैनेशन, ओगैनेशन यानी कि ओजी, ओजी ओगैनेशन ओजी, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इसकी परमाणु संख्या 118 होती है। फ्रेंड्स यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन ऐसी अक्रिय गैस है, यानी 7 जो अक्रिय गैस है इनमें से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो उसका सही आंसर होगा रेडॉन। रेडॉन ही एकमात्र ऐसा गैस है जो वायुमंडल में अक्रिय गैस ऐसा है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। सो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल साइंस के नए वीडियो के साथ। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।